हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। ये इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ऑन 31 दिसंबर 1600 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was formed by a royal charter which was granted by Queen Elizabeth I to trade with East Indies and India। इसका क्या मतलब हुआ? ऑन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। और ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ I ने एक रॉयल चार्टर यानी कि एक रॉयल ऑर्डर ग्रांट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ट्रेड कर सकता है ईस्ट इंडीज़ एंड इंडिया के साथ। ये ईस्ट इंडीज़ और इंडिया क्या है? ये इंडिया तो आप जानती हैं, ईस्ट इंडीज़ एक रीजन है इन साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। ये रीजन जो है ये कहलाता है ईस्ट इंडीज़। तो इस रीजन में और इंडिया के रीजन में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस चार्टर गेव द कंपनी ए मोनोपोली टू ट्रेड विथ ऑल कंट्रीज ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। जितने भी कंट्रीज केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में हैं उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? मोनोपोली मिल गया। और तो और जितने कंट्रीज वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के हैं उनके साथ भी उनको ट्रेड करने का मोनोपोली मिल गया। तो ये रीजन हम देखते हैं मैप पर कि कहाँ लोकेटेड है। ओके, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो रीजन है अफ्रीका महाद्वीप का, ये साउथ वेस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है, ये जो रीजन है ये कहलाता है केप ऑफ गुड होप। ओके, यहाँ एक रॉकी स्ट्रक्चर है। ओके, और एक आइलैंड भी। तो ये जो रीजन है ये केप ऑफ गुड होप है। तो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने का जो है मोनोपोली राइट प्रदान किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कुछ यहाँ पे है। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट में जितने कंट्रीज़ हैं, मीन्स स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के इस तरफ जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड करने का भी इनको मोनोपोली राइट प्रदान किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। द कंपनी फर्स्ट सी वॉयज, पहला जो इनका समुद्री यात्रा था वो स्टार्ट हुआ फॉर द स्पाइस आइलैंड्स इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इन लोगों ने अपना पहला सी वॉयज स्टार्ट किया इंडोनेशिया के लिए, और जिसे हम ईस्ट इंडीज़ कहते हैं, जिसका अभी लोकेशन हमने कुछ समय पहले मैप में भी देखा है। इंडोनेशिया में एक आइलैंड था जिसे स्पाइस आइलैंड कहा जाता था। ओके, तो फॉर दैट उन लोगों ने अपना यह वॉयज स्टार्ट किया। ओके, इन फरवरी 1601 में। ओके, ड्यूरिंग दिस वॉयज द कंपनीज फर्स्ट फैक्ट्री was set up in the island of जावा, इंडोनेशिया। इस वॉयज के दौरान कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री जो है वो कहाँ सेटअप किया? जावा, इंडोनेशिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कब आए? तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में जो इंडिया में लैंड किए वो कहाँ पर सबसे पहले आए? एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन 1608 एज ट्रेडर्स। ब्रिटिशर्स जो थे ट्रेडर्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टिकुलरली, वो इंडिया में आए। ओके, कहाँ पर सबसे पहले उन्होंने लैंड किया? तो इन सूरत। इन विच ईयर? इन 1608। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 1765 कुछ समय बीता। जब 1765 का समय आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किया करते थे, जिनका जो फंक्शंस था वो ट्रेडिंग तक सीमित था, उन लोगों दीवानी राइट प्रदान किया गया। वो दीवानी राइट भी हासिल कर लिए। दीवानी राइट अभी क्या होता है वो आगे समझेंगे।
तो दीवानी राइट भी इन्हें मिला, जिसका मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इसे अभी हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें दीवानी राइट प्रदान किया गया किस रीजन का? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वाले रीजन का। ओके 1765 में द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग किया करती थी, जिनका जो राइट था वो ट्रेडिंग तक ही सीमित था, उन्होंने दीवानी राइट ऑब्टेन कर लिया। दीवानी राइट का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। किस रीजन का? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा रीजन का। ओके दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर। अब यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैरियर है वो स्टार्ट हो गया एज ए पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल पावर। जो पहले एक ट्रेडिंग पावर तक सीमित थी, ट्रेडिंग फंक्शंस तक सीमित थी, अब वो ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल और टेरिटोरियल पावर भी आ गया। जैसे अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक पार्टिकुलर एरिया का उन्हें दीवानी राइट मिल गया। ओके अब ये दीवानी राइट बार बार जो आ रहा है इसे समझ लेते हैं कि क्या होता है। ओके दीवानी, व्हाट इज दीवानी? जैसा कि आपको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर ये फाउट किया गया था इन अक्टूबर 1764 को। अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर फाउट होता है। किसके किसके बीच में? बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लेड किया जा रहा था जनरल हेक्टर मुनरो के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर्स थे। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे कंबाइंड फोर्सेस, कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकेंड। तो एक तरफ तो जनरल हेक्टर मुनरो थे जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो थे, और दूसरी तरफ कंबाइंड आर्मीज थी नवाब ऑफ बंगाल के, नवाब ऑफ अवध के और मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकेंड के। ओके तो इस बैटल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी साइन करवाई जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा गया इन 1765 में। ओके इस ट्रीटी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्रीटी साइन करवाई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस ट्रीटी में क्या किया गया था? पहले ये किसके किसके बीच में साइन हुआ था ये देख लेते हैं। द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकेंड एंड गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे। ओके तो इस ट्रीटी को साइन किया गया था शाह आलम सेकेंड, जो कि मुगल एम्पेरर थे, और रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के गवर्नर थे। ओके तो इस ट्रीटी के तहत जो बातें थी वो कुछ इस प्रकार से हैं। बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, शाह आलम सेकेंड जिन्होंने ये ट्रीटी साइन किया, मुगल एम्पेरर, इन्होंने ग्रांट किया दीवानी राइट, या फिर हम जिसे कह सकते हैं राइट टू कलेक्ट टैक्सेस एंड डिसाइड द सिविल केसेस। इसी राइट को दीवानी राइट कहते हैं। ठीक है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड किया गया ये राइट। ठीक है तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी अब? ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्पेरर, मुगल एम्पेरर के बिहाफ में जो ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पर से जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कलेक्ट करेगी टैक्सेस और डिसाइड करेगी सिविल केसेस को ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्पेरर, क्योंकि अब ये राइट किसको दे दिया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके दीज राइट्स अलाउड द कंपनी टू कलेक्ट रेवेन्यू, इससे अब वो उस जगह से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एज वेल एज कंपनी जो है अब सिविल केसेस पर भी अपना डिसीजन दे सकती है। तो ये था दीवानी राइट। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज में। तो जैसा कि अभी हमने देखा, दीवानी राइट से पहले हमने देखा था कि कैसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोग्रेस को देख रहे थे। ओके सो उसी सीरीज में 1858
आफ्टर द अनसक्सेसफुल सिपोई म्यूटनी, आपको पता होगा सिपोई म्यूटनी 1857 में हुआ था जिसमें इंडिया अनसक्सेसफुल रहा। तो उसके जस्ट बाद 1858 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली। पहले क्या होता था कि ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया को गवर्न कर रहे थे, इंडिया को चला रहे थे एक तरीके से कह लें। जो आए थे एज अ ट्रेडर्स, बट इंडिया में उनको पॉलिटिकल पावर मिल गया, टेरिटोरियल पावर मिल गया, तो वो इंडिया को एज अ गवर्न कर रहे थे। बट जैसे ही सिपोई म्यूटिनी हुआ उसके जस्ट बाद ब्रिटिशर्स ने सारी कमान जो है अपने हाथों में ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दी। ओके, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता था। तो इसी एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसे एबॉलिश कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली कि अब वही सिर्फ इंडिया को गवर्न करेंगे, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी। ओके, तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है क्राउन रूल, तो ये रूल जो है अब कहाँ से 1858 से शुरू होता है और कब तक चलता है, 15 अगस्त 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। ओके, सो हम ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में हमारे हिस्ट्री छुपी है जो कि रिलेटेड है हमारे पॉलिटी से। ओके, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हम उसे पढ़ने के लिए हम यह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ रहे हैं, क्योंकि देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रेटली इन्फ्लुएंस किए हैं। ओके, हमारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एक्ट्स हैं वो ब्रिटिश रूल के दौरान पास किए गए। तो उन सभी को हम पढ़ेंगे अंडर 2 मेजर हेडिंग्स। पहला है द कंपनी रूल जो कि स्टार्ट हुआ 1773 से कब तक चला, 1858 तक, और दूसरा है द क्राउन रूल, ये कब से कब तक है, 1858 से 1947 तक। तो इन 2 मेजर हेडिंग्स के अंदर हम बहुत सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हम इन 2 ब्रॉड टॉपिक्स में अपने सारे एक्ट्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। ओके, थैंक यू।